नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हीट ट्रांसफ़र के बारे में, इंट्रोडक्शन किया था उसका, थोड़े से लॉस पढ़े थे। आज हम कंडक्शन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं उसकी। कंडक्शन क्या होता है? जैसा हमने ना पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, क्या था? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट। अब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब हुआ कि या तो हीट ट्रांसफर होगा सेम सब्सटेंस के अंदर फ्रॉम वन पार्ट, मान लीजिए ये है ए पार्ट और ये है बी पार्ट, या तो इसके अंदर हीट ट्रांसफर होगा या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होगा जो उसके साथ फिजिकली कांटेक्ट में होगा। इसका एग्जांपल हो गया, अगर आप देखें, मान लीजिए ये आपकी दीवार हो गई या कोई भी सब्सटेंस है और ये इसके साथ हवा जो होती है वो स्टैग्नेंट होती है। ये हो गया एयर, ये स्टैग्नेंट हो गई ड्यू टू विस्कोसिटी। ये हो गया ड्यू टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की वजह से जो है इस एयर की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। नो स्लिप थ्योरी जो होती है उसकी वजह से ये इसकी वैल्यू जो हो गई वो ज़ीरो हो गई। क्या होगा? ये जो हीट होगी वो इस दीवार में ट्रांसफ़र होगी ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट। अब इसके दो मोड होते हैं कंडक्शन के। पहला होता है हीट ट्रांसफ़र होने का, पहला होता है लैटिस वाइब्रेशन। ये जनरली होता है नॉन मेटल्स में या फ्लूइड्स में। और दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है सॉलिड्स के अंदर जो होते हैं मेटालिक सॉलिड्स। अब देखते हैं लैटिस वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका है, ये जो आपका है ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हो रहा है आपका, ये हो रहा है मेटल के अंदर। मान लीजिए ये यहाँ पे फ्लेम है, पैनल लेते हैं, ये हो गया फ्लेम, ये यहाँ पे जल रही है। आपने क्या किया? एक रॉड को लिया है, एक मेटल रॉड है, मान लीजिए आयरन की रॉड है। ये पॉइंट ए हो गया यहाँ पर। आपने इसको गर्म किया, यहाँ पर ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे आप इसको एनर्जी देंगे, ये अपनी जगह से हिलेगा और ऐसे करते हुए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाने लगेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है हाई एनर्जी पार्ट से लो एनर्जी पार्ट की तरफ। अब हाई एनर्जी लो एनर्जी क्या होगी? हाई एनर्जी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर इज मोर, और लो एनर्जी जहाँ पे टेम्परेचर कम है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाते हैं। ये आपका है जो होता है सॉलिड्स में, मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। और मेटालिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर होता है मेटालिक बॉन्ड। अगर कोई आपसे पूछने लगे तो बता देना भैया मेटालिक बॉन्ड होता है। ये वीकेस्ट प्राइमरी बॉन्ड होता है, वीकेस्ट प्राइमरी बॉन्ड। तो इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे आपने इसको गर्म किया, यहाँ पे आपने इस पॉइंट को गर्म किया। इससे क्या होगा? यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आगे जाके कोलिजन करते हुए आगे जाते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे, जब तक जाएंगे जब तक दोनों एंड की जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। जब पूरे जो
रॉड है उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हम देखते हैं, अब हम देखते हैं लैटिस वाइब्रेशन। आपने जब एटॉमिक मॉडल्स पढ़े होंगे, एटॉमिक मॉडल्स, उसके अंदर क्या हम मानते हैं, जो ये एक एटॉमिक मॉडल है हमने मान लिया, इसके अंदर क्या है, जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बॉन्ड्स के थ्रू, और ये जो बॉन्ड्स हैं वो एज अ स्प्रिंग जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे इसके अंदर हीट आएगी, ये क्या होगा, ये आप जो है वाइब्रेट करने लगेंगे, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेंगे तेजी से। वाइब्रेशन से क्या होगा, इनमें कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन से क्या होगा, कोलिजन से क्या होगा, ये नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स है, नेक्स्ट एटम है, उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। धीरे 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 जो आपकी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। ये जो होता है, ये होता है सॉलिड्स के अंदर, और ये होता है गैस के अंदर। कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे गया, इसके कोलिजन हो गया इसके साथ, फिर इसका कोलिजन हो गया इसके साथ, फिर इसका कोलिजन हो गया इसके साथ। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये नॉन मेटल्स में होता है, ये आपस में जुड़े रहते हैं ड्यू टू या तो आयनिक बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, या होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। पर इनमें जो होती है, इनमें होती है सेकेंडरी बॉन्डिंग। तो ये आपस में जुड़े रहते हैं, पर इनके बीच में स्पेसेस बहुत होता होगा, आपको पता ही होगा। सॉलिड और लिक्विड में फ़र्क क्या है। लिक्विड है, मान लीजिए मैंने इसको गर्म किया, यहाँ से एक मॉलिक्यूल इस पर टकराया, फिर ये इस पर टकराया, फिर इस पर टकराया, ऐसे करके जो है आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू कोलिजन। जो सॉलिड्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन के थ्रू होता है, वो आपस में वाइब्रेट करते हैं तेज़ी से, और जो आपके फ्लूइड होता है उसके अंदर कोलिजन के थ्रू होता है। नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक सॉलिड्स, उनके अंदर जो होता है वो होता है लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि उनके अंदर जो होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है, या तो आयनिक बॉन्डिंग होती है या होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब हो गया सिरामिक्स, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पूरा कंडक्टिविटी तो इनकी पुअर होगी। उनके अंदर क्या होता है, जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो होती है आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है आपकी हीट ट्रांसफर। अब देख लेते हैं कंडक्शन। कंडक्शन इज अ प्रोसेस which is possible in all state of matters, solid, liquid and gas। ये तीनों में पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन सॉलिड्स ओनली कंडक्शन टेक्स प्लेस, मोस्टली जो होता है कंडक्शन टेक्स प्लेस होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इन नॉन मेटालिक सॉलिड्स ऑल एंड फ्लूइड्स द कंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको समझा दिया नीचे। देयरफॉर दे आर पोलर कंडक्टर्स, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर। इन मेटालिक सॉलिड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी द हीट एनर्जी, देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटालिक बॉन्ड्स जो आपके मेटल्स हो गए, मेटल्स के अंदर हो गया आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। अब देखते हैं अगला, वेरिएबल एंड स्टडी स्टेट। वेरिएबल स्टडी स्टेट का मैं आपको एग्जांपल वाया डायग्राम समझाऊंगा, ये डेफिनेशन बहुत लंबी है, इससे बढ़िया मैं आपको वाया सिखाता हूँ। वेरिएबल एंड स्टडी स्टेट, पहले समझते हैं वेरिएबल स्टेट क्या होता है। मान लीजिए ये आपके पास एक ड्रम है, इसके अंदर लेयर्स हैं, ये होगी लेयर 1, ये हो गया लेयर 2, ये हो गया लेयर 3, ये हो गया लेयर 4, ये हो गया टॉप लेयर, ये हो गया बॉटम लेयर। बॉटम बी डैश, बी डबल डैश, बी ट्रिपल डैश, बी 4 डैश, और ये हो गया टॉप।
अब क्या हो गया, हमने यहाँ पे ये मान लिया मैंने, ये वेरिएबल, मान लीजिए ये आपकी जो यहाँ पर आपने इसको हीट दी, यहाँ पे आपने आग जलाई, भैया ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 90 डिग्री है, ये जो पूरी लेयर है, पूरा जो ड्रम है उसका टेम्परेचर, हर एक लेयर का टेम्परेचर है 10 डिग्री, इस हिस्से का टेम्परेचर है 10 डिग्री। अब क्या होगा, ये यहाँ पे इसने हीट दी, अब ये क्या करेगा, आपको पता होगा Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T। अब मान लीजिए कुछ भी हो, सब ये Cp और m की वैल्यू 1 मान ली हमने, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 80। टेक्निकली यहाँ पे ऊपर 80 जूल जानी चाहिए थी, पर क्या होगा, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर कुछ हीट स्टोर हो जाएगी, हीट स्टोर हो जाएगी, ये कुछ तो ये हीट स्टोर करेगा और कुछ जो है वो आगे भेज देगा। जब तक इसका टेम्परेचर 90 डिग्री नहीं हो जाता, ये क्या करेगा, जब तक इसका टेम्परेचर 90 डिग्री नहीं होगा, जब तक ये क्या करेगा, इसको हीट को स्टोर करेगा और थोड़ा जो हिस्सा है वो आगे भेज देगा। सिमिलरली क्या होगा, अब ऐसे ऐसे ये भी अपना कुछ हीट स्टोर करेगा और थोड़ी हीट आगे छोड़ देगा, ये भी अपनी हीट स्टोर करेगा और इस ऊपर वाली लेयर में भेज देगा थोड़ी सी, ये भी अपनी हीट स्टोर करेगा, इस वाले को थोड़ा ऊपर भेज देगा, और यहाँ पर ये इससे हीट स्टोर करेगा और अपनी जो हीट है वो ऊपर भेज देगा। तो इससे अगर हम इसको ग्राफ को प्लॉट करें तो ऐसे होगा कुछ, यहाँ पे मैक्सिमम हीट है और धीरे धीरे हीट जो है वो कम होती जा रही है, जो धीरे धीरे है हीट वो कम होती जा रही है। एक ऐसा टाइम आएगा जब हीट स्टोर नहीं करेंगे, सबका टेम्परेचर जो है वो 90 हो जाएगा, ये हीट स्टोर नहीं करेंगे। मान लीजिए इस पार्ट की जो है टेम्परेचर हो गया, वो टेम्परेचर जो दोनों की हीट है वो सेम हो गई, टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया, तो क्या होगा, ये हिस्सा टेम्परेचर को स्टोर नहीं करेगा और सारी की सारी हीट आगे भेज देगा। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, धीरे 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि सारे जो लेयर्स हैं उनका टेम्परेचर सेम होगा और वो हीट स्टोर नहीं करेंगे और सारी की सारी हीट आगे भेजते रहेंगे, उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में क्या होगा, यहाँ से हीट आई, क्योंकि इन सब के पास ऑलरेडी हीट स्टोर है, तो ये सारी जो एक्सेस हीट है वो आगे भेज देंगे और यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा, यानी ये अपना कोई हीट स्टोरेज जो है वो होगा नहीं होगा, इसमें हीट स्टोरेज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल स्टेट में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं, हीट को फॉरवर्ड भी करते हैं प्लस हीट स्टोरेज भी करते हैं। बट इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो हीट स्टोरेज कैपेसिटी है लेयर्स की वो कम होती रहती है। इसके बाद क्या होता है, ये स्टडी स्टेट बन जाता है। इसका मतलब ये जो है, ये जो हिस्सा हुआ अनस्टडी स्टेट में क्या होगा, ये जो हीट ट्रांसफर जो है टाइम डिपेंडेंट है, जो हीट ट्रांसफर का रेट है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। स्टडी स्टेट में क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। आपने 10 मिनट पहले भी ये देखा, वही सेम रेट से हीट ट्रांसफर हो रही है और 10 मिनट बाद भी सेम रेट से हीट ट्रांसफर हो रही है। अब ये जो सरफेस हैं जिनका हीट स्टोरेज कैपेसिटी 0 हो गई है, उसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल सरफेस। हीट स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो 0 हो गई है, उसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल सरफेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आइसोथर्मल सरफेस।
उसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल सरफेस। आपने इसमें एक चीज़ नोट की होगी, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर हो रहा है। जो आइसोथर्मल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये एक आइसोथर्मल सरफेस है, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके परपेंडिकुलर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने हीट स्टोरेज करनी बंद कर दी। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जब पूरे लेयर का जो आपका मान लीजिए छोटी सी स्ट्रिप है, उसका सबका टेम्परेचर जो है वो सेम हो गया, तो वो हीट स्टोरेज कैसे करेगा? सिंपल उसको आगे जाने देगा। यानी कि जो आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द आइसोथर्मल सरफेस। समझा? तो उसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, पढ़ लीजिएगा। When one end of the metallic rod is heated, heat flows by the conduction from hot end to the cold end of the rod. शुरुआत में क्या होता है? कंडक्शन, each cross section of the rod receives heat from adjacent cross section towards the hot end. A part of this heat is absorbed by the cross section itself, whose temperature increases. Another part is lost into the atmosphere by the convection and radiation, and rest is conducted away to the next section. Because in this state, temperature of every cross section of the rod goes on increasing, hence rod is said to be exist in variable state. क्योंकि हर एक लेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये वेरिएबल स्टेट है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो चेंज होता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब state is reached when the temperature of every cross section of the rod becomes constant. In this state, no heat is absorbed by the rod. The heat is then reach any cross section is transmitted to the next, except that a small part of the heat is lost to the surrounding from the side by side convection and radiation. इसमें क्या कह रहा है कि हीट एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, बट वो हीट लॉस करेगा। मैंने माना है कि इसमें हीट लॉस नहीं हो रही है, परफेक्ट रेडिएशन वगैरह कुछ नहीं, हमने पूरा इंसुलेट किया होगा इसको। The state of rod in which no part of rod absorb heat is called steady state. I hope आपको समझ में आ गया होगा। Isothermal surface, any surface within conductor having its all point at the same temperature is called isothermal surface. वही मैंने आपको बताया, ये जब हीट स्टोरेज बंद करेगा जब हर एक पार्ट पे सेम टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ड्राइविंग पोटेंशियल है डेल्टा टी वो जीरो हो गया। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू विच अ कंडक्टर एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द आइसोथर्मल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, वो मैंने आपको बताया नीचे। अब इसके अंदर आपको थोड़े बहुत वो बताए हुए हैं, क्या कहते हैं, एग्जांपल्स। मान लीजिए ये प्लेन आइसोथर्मल सरफेस है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब क्या होगा, ये पार्ट तो हीट अब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, तो सीधा जो है हीट है वो ऐसे ट्रांसफर होगी इसके परपेंडिकुलर। ये हीट स्टोर नहीं करेगा, सीधा ऐसे ही हीट ऐसे ट्रांसफर होगी। अगर ये स्फेरिकल है, मान लीजिए ये इससे स्फेरिकल है, तो ये ऐसे करके हीट ट्रांसफर होगी इसकी परपेंडिकुलर। ये होता है आपका स्फेरिकल प्रेशर वेसल। सिमिलरली ये जो स्टील पाइप्स होते हैं, इसके अंदर स्टीम फ्लो करती है, तो स्टीम के अंदर जो होगा वो ऐसे आपकी हीट ट्रांसफर होगी। अब देखते हैं भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस बिटवीन द टू आइसोथर्मल सरफेस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। मान लीजिए ये एक दो आइसोथर्मल सरफेस हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 0.2। इसका मैंने मान लिया टेम्परेचर T1, इसका मान लिया T1 माइनस डेल्टा टी। अब इन दोनों के बीच की डिफरेंस है डेल्टा एक्स। अब वो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये क्या हो गया, T2 माइनस डेल्टा टी माइनस
T1 माइनस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से T1 से यहाँ पर T1 कैंसिल हो गया माइनस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसको बोलते हैं भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है, और ये डिसाइड करता है, नेगेटिव साइन ये डिसाइड कर रहा है कि भैया हीट जो फ्लो हो रही है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है। जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये बता रहा है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट, और ये कुछ नहीं बता रहा। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है जो हमारा टेम्परेचर है वो घटता जा रहा है। ठीक है साहब। अब भैया हमारा आ गया, यहाँ से शुरू होता है फोरियर्स लॉ। फोरियर्स लॉ, कंडक्शन का पापा लॉ है भैया ये। इसी से ही कंडक्शन की शुरुआत हुई थी, यानी कंडक्शन को इससे डिफाइन किया गया। सबसे पहली बात भाई ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इसलिए इसके पीछे लॉ लगा हुआ है भाई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। हमारे फोरियर भाई साहब ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। ये मैंने एक रॉड ले ली जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इस पॉइंट 1 पर इस आप चाहे तो इसको θ1 और θ2 भी ले सकते हैं, या फिर T1 T2 ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एंड में कन्वेक्शन होगा उसके अंदर ये टर्म यूज होती है, इसलिए मैं थीटा ले रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहे ले सकते हैं, T1 और T2 या फिर θ1 और θ2 दोनों ले सकते हैं। अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ये तो फैक्ट होगी। अब हमारे फोरियर जी ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो उन्होंने 4-5 चीज़ें ऑब्जर्व की। एक, Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। दूसरा, टेम्परेचर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। तीसरा, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। चौथा किया कि भाई साहब ये जो आपकी जो हीट ट्रांसफर है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना लेट होगा हीट ट्रांसफर। अब उस भाई साहब ने क्या किया, इसको एक फॉर्मूले में डाल दिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट डाल लिया, इसको कहते हैं के। यहाँ पे के होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या जिसे हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कंडक्टिविटी। यहाँ पे हमने लिखा है वेयर के इज द कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रोड, इट इज़ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी ये बताता है कि आप कितनी आसानी से हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, कितनी आसानी से इसके अंदर हीट ट्रांसफर हो सकती है, जो हीट का मूवमेंट है वो कितनी आसानी से इसके अंदर हो सकता है, ये बता रहा है। ये बताती है अभी कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी ख़राब है तो वैसी बात है भैया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टिविटी पुअर है तो हीट ट्रांसफर जो होगा वो लेट होगा, तो क्या हो गया भाई, इंसुलेटर बोलते हैं। अगर आप इस रिलेशन को रीअरेंज करें dq डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या फिर लिमिट इसकी लेके टेंस टू 0 करके इसको बनाएं, ये होगा के ए θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई एल। इसको बोलते हैं भैया आपका फोरियर्स लॉ। और अगर आप इन सब वैल्यूज़ को 0 1 1 करके पुट कर दें तो Q की वैल्यू हो जाएगी के। यहाँ से आगे आपकी थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। Thus the thermal conductivity of a metal is the amount of heat flowing per second during steady state। steady state भाई साहब ये वाली जो है आपको याद रखनी है। Through its rod of length 1 मीटर, जो लेंथ है वो 1 मीटर है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर है, विद यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस। अगर हम सबकी वैल्यू 1 1 रख दें तो जितनी हीट ट्रांसफर होगी पर सेकेंड वो है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी।
अगर ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो भैया इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बेहतरीन है, और जो पुअर होगी तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बेकार है। अजम्पशन हो गए भैया इसके फोरियर्स लॉ के। भैया ये अजम्पशन है जो आपने लिया है इंपॉर्टेंट, कि इंजीनियरिंग सर्विस में आराम से इसमें पढ़ के सवाल आ जाता है। पहला तो है ये स्टडी स्टेट होता है, स्टडी स्टेट। दूसरा यूनि डायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में हीट फ्लो होता है। अगर मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है तो इसी के अंदर हीट ट्रांसफर होगा, वाई डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। वाई डायरेक्शन में आपको हीट ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे आपको यहाँ से आपको हीट देनी पड़ेगी। तीसरा है जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट वो होती है इसमें कांस्टेंट, और जो आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल है मैं आपको बताऊंगा। टेम्परेचर प्रोफाइल वो होता है इसका, होती है स्ट्रेट लाइन, वो आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि इसके अंदर क्या हुआ, के जो हो गया वो कांस्टेंट है। ये इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि इसमें जो है के है वो कांस्टेंट हो गया। चौथा हो गया नो इंटरनल हीट जनरेशन। पांचवा हो गया आइसोथर्मल सरफेस, जो हीट ट्रांसफर होगी वो आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। आइसोथर्मल सरफेस परपेंडिकुलर हीट ट्रांसफर। मैं भैया बहुत छोटे छोटे करके नोट्स बना रहा हूँ। चौथा जो लास्ट है वो है द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब हो गया जो के है उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है इन एवरी डायरेक्शन एंड पॉइंट। हर एक पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। ये आपका छठा जंक्शन बता रहा है। फॉरियर्स लॉ के कुछ क्वालिटी देख लेते हैं, फीचर्स जो हैं इसके। सबसे पहले ये ऑल मेटल्स पे एप्लीकेबल है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। जैसे थर्मोडायनामिक्स के लॉज जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रू हैं, पर उनका प्रूफ वो एक्सपेरिमेंटल बेस है। तीसरा है हीट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ये इस लॉ से हमें पता चलता है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो हीट है वो यूनि डायरेक्शनल है। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये बता रहा है इसमें वैल्यू भी हो गई और डायरेक्शन भी हो गई, मतलब ये एक वेक्टर है। चौथा हो गया कि ये थर्मल कंडक्टिविटी जो है किसी सब्सटेंस की वो उससे हम पता करते हैं। अब देख लेते हैं भाई, अब हम देखते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। जिसकी यूनिट है वो है वाट पर मीटर केल्विन। दूसरा ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, ये प्रॉपर्टी होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। आयनिक सॉलिड्स हो गए तो पुअर कंडक्टिविटी होगी। दूसरा अगर ये मटेरियल एक सॉलिड है, ये अगर मेटालिक सॉलिड हुआ तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी। फॉर परफेक्ट कंडक्टर्स के इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, फॉर इंसुलेटर के इज इक्वल टू 0। Substance in which heat flows quickly and easily are known as good conductors of heat. जो आपके मेटल होते हैं वो जनरली अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है,
सिल्वर, कॉपर, ब्रास। Substance which do not permit easy flow of heat are called bad conductors of heat. That happens due to small number of electrons. या इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, यानी लेटेस्ट वाइब्रेशन। सिरामिक्स, वुड, ग्लास एक्सेट्रा। ये कुछ नोट वर्दी बातें हैं। पहला, प्योर मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर जाती है, बट जो एलॉय होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। दूसरा, ह्यूमन बॉडी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और देखते हैं भैया कुछ, अभी और मसाला है इसका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, सवाल आता है इसमें से। दूसरा, इसके अंदर जो कंडक्टिविटी है डिपेंड्स अपॉन, दूसरा पहला मटेरियल स्ट्रक्चर, मटेरियल स्ट्रक्चर हो गया भैया एफसीसी बीसीसी, डिपेंड करता है उसके ऊपर। दूसरा, रो ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी कैसी है इसकी। तीसरा, मॉइस्चर कंटेंट। और चौथा भैया ना याद कर लेना, ऑपरेटिंग कंडीशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो के है लिक्विड्स का वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जो के है गैसेस का वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सवाल भैया गेट और ईएसई दोनों आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो के है गैस का, के ऑफ गैस इज, भैया ये रिलेशन होता है T अपॉन M, यानी कि जो के है गैस का वो आपको टेम्परेचर के साथ तो इंक्रीज होगा, पर जैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने देखा हो तो एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बट जो हीलियम है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जब आपको अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग करनी होती है तो आप हीलियम यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत, यही कारण है क्योंकि इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम है। Relation between thermal gradient and conductivity. In steady state, the rate of heat flow, अगर ये भैया फोरियर्स, ये हमने फोरियर्स लॉ लगा दिया तो ये होगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू माइनस के डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई के ए इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अगर आप इसमें एक चीज़ देखें, और मैंने मान लिया डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी एंड ए दोनों कांस्टेंट है, स्टडी स्टेट है तो ये कांस्टेंट हो गया, ए वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। इसका मतलब ये हो गया भाई कि अगर गुड कंडक्टर होगा, अगर कंडक्टर गुड है तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वो होगी लो, और कंडक्टर की वैल्यू हो जाएगी हाई, यानी इसका स्लोप, ये आपको बता रहा है स्लोप इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप इसको यहाँ से देखें ध्यान से तो ये हो गया
डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के। अगर के ज़्यादा है, मान लीजिए के हाई हुआ, तो ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू जो होगी वो कम होगी। और अगर के लो हुआ तो स्लोप की वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है भाई कि अगर आपका ये एक मटेरियल है, अगर मैं ऐसा स्लोप बनाऊं और एक ऐसा स्लोप बनाऊं, दूसरे पेन से बनाते हैं। ये आपका एक मटेरियल है भाई साहब, ये हो गया मटेरियल नंबर 1, हो गया मटेरियल नंबर 2, एक हो गया भैया स्लोप, ये स्लोप 1, एक हो गया भाई स्लोप, एक तो हो गया भाई स्लोप ये स्लोप नंबर 1, एक हो गया स्लोप ये स्लोप 2। और हम इसको यहाँ से देखें तो क्या होगा, स्लोप 1 इज ग्रेटर देन स्लोप 2। इसका मतलब ये होगा ये बैड कंडक्टर हो गया, और जो ये हो गया गुड कंडक्टर। इसका मतलब भाई ये देखो, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। इसको मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पर फटाफट हीट ट्रांसफर होगा। आप इस रिलेशन से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया भैया, ESC के अंदर भी आया और गेट में भी आया, इसके ऊपर कि कौन सा कंडक्टर अच्छा है, कौन सा कंडक्टर बुरा। इसी के साथ भैया आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।